अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो अब हम करने लगे हैं हमारे ईएनटी में वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके लाजमी आपको आने चाहिए, जिनका आने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। वैसे तो आपको पता है कि आपके ईएनटी में काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ईयर के अलग हैं, नोज़ के अलग हैं, थ्रोट के अलग हैं। तो वो सारे के सारे करना, और हर किसी की जाहिर सी बात है वो ये है कि आपसे कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसका यूज़ किस सर्जरी में होता है और उसके 2-3 यूजेस बता दें या फिर कोई ऐसी बात पूछ लेते होते हैं। और स्पीकर स्टेशन बहुत सारे होते हैं आपके, मतलब बहुत सारे से मुराद है कि गिनती के कुछ स्टेशन होते हैं जहाँ पर आपके इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपको लाजमन आने चाहिए, मतलब जिनका आने का चांस सबसे ज्यादा होता है, वो आएंगे तो कम से कम उनमें से 2 तो आ ही जाएंगे, तो आपका काफी हद तक चांस होता है कि ठीक हो जाए। तो अभी मैं आपको सिर्फ वो वाले बताऊंगी जो कि बहुत ज्यादा वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, साथ में आपको मोटा मोटा उनके बारे में बताती जाऊंगी कि उनको आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, बाकी उसे डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। दिस इज योर मेरिंगोटोम। मेरिंगोटोम आप आगे से देखेंगे तो पॉइंटेड होगा, ये आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में सुराख करने के लिए होता है, ईयर का इंस्ट्रूमेंट है। आराम से पहचाना जाता है क्योंकि कोई और भी और ऐसा नहीं है जो आगे से इतना ज्यादा कर्व्ड हो और उसके आगे से सुराख कह रही हूँ, आगे से इतना पॉइंटेड हो, ठीक है। बिल्कुल जिस तरह तीर कमान का तीर होता है ना, आगे से उस तरह का ये होता है। दिस इज मेरिंगोटोम। दिस इज योर मोलिसन्स मेस्टोइड रिट्रैक्टर। कान में आपने जब मेस्टोइड बोन का आप कर रहे होते हैं सर्जरी, कॉर्टिकल मेस्टोडेक्टमी, तो इसके जरिए आप उस बोन को रिट्रैक्ट करके, मतलब साइड पे करके आप फ्लैप्स को आराम से सर्जरी करते हैं। तो दिस इज मोलिसन्स मेस्टोइड रिट्रैक्टर। एक आपका और होता है जिसका नाम होता है सेल्फ रिटेनिंग मेस्टोइड रिट्रैक्टर। वो मोलिसन नहीं होता, वो और शक्ल का होता है, उसके पीछे कैंची नहीं होती और वो कभी आता भी नहीं होता। आता आपका ये मोलिसन है ज्यादातर, ठीक है। इसको आपने जहन में रखना है। यहाँ पर इसको दिखाने का मकसद ये है कि आप इससे डिफरेंशिएट करें उस मोलिसन्स मेस्टोइड रिट्रैक्टर को। दिस इज योर डुइन्स माउथ गैग, ठीक है। आपके पास 2 तरह के माउथ गैग होते हैं, ये ओरल कैविटी का इंस्ट्रूमेंट है। एक होता है बॉयल डेविस माउथ गैग जो आप टॉन्सिलेक्टमी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और एक होता है डुइन्स माउथ गैग जो ये वाला है। डुइन्स माउथ गैग भी ओरल कैविटी को खोलने के लिए ही होता है फॉर सर्टेन ऑपरेशंस, लेकिन इसके साथ आप टंग को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इसके साथ जबान को मैनिपुलेट करने का कोई हिसाब किताब नहीं होता, ये खाली आपके मुंह को खुला रखता है। जबकि बॉयल डेविस माउथ गैग आपकी टंग डिप्रेस करना या उसको मैनिपुलेट करने वाला काम भी साथ कर सकता है। तो इसको आपने वो जो मैंने आपको भी दिखाया मोलिसन्स मेस्टोइड रिट्रैक्टर, उससे डिफरेंस याद रखना, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट है और वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये आपका मेस्टोइड रिट्रैक्टर आ गया। नाउ दिस इज योर लेम्पर्ट्स एंड ऑरल स्पेकुलम। ये आपके कानों वाला स्पेकुलम है। आपको पता है 2 तरह के स्पेकुलम्स होते हैं, एक नोज के लिए होते हैं, एक ईयर के लिए होते हैं। तो जो नोज के लिए आपका स्पेकुलम होता है उसको किलियंस नेजल स्पेकुलम कहते हैं, और जो कानों के लिए होता है उसको लेम्पर्ट्स एंड ऑरल कहते हैं। अगर आपको लेम्पर्ट और किलियन नाम ना भी याद रहे तो भी आपको एटलीस्ट ये बताना चाहिए कि दिस इज योर ऑरल स्पेकुलम, एंड ऑरल स्पेकुलम इसको कहते हैं। और दूसरे वाले को वो होता ही है कि ये इस्तेमाल होता है आपके कान के अंदर जाकर खुला देखने के लिए। इसमें और उसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, वो जो होता है वो बिल्कुल दोनों तरफ उसकी बराबर होती है, एक तरफ टेढ़ी नहीं होती, और आगे से वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। दिस इज योर एंड ऑरल। अब मैं आपको किलियंस दिखाती हूँ। ये देखें जी, दिस इज योर किलियंस लॉन्ग ब्लेडेड नेजल स्पेकुलम। आगे से ब्लेड कुछ का बिल्कुल थोड़ा छोटा भी होता है और कुछ का लंबा भी होता है, दोनों तरह का हो सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है ये कि ये दोनों इसके प्रॉन्ग्स बराबर जाके सेंटर में मिल रहे हैं, एक प्रॉन्ग ज्यादा टेढ़ा नहीं है। जिसका टेढ़ा होता है वो एंड ऑरल है, कान वाला, जिसके सीधे है वो नोज वाला है। ओके, दिस इज योर मेस्ट्रॉइड गूज। ये आपका वो वाली समझ लें जिस तरह हमने कब पत्थर तोड़ना होता है तो हम कील रखते हैं और उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं, ये वही वाला हिसाब है कि जब हमने मेस्ट्रॉइड बोन तोड़नी होती है तो हम ये गूज रखते हैं, मेस्ट्रॉइड गूज, और इसके ऊपर हम मैलेट को मारते हैं। मैलेट इज योर हैमर की तरह की एक चीज होती है, बिल्कुल हैमर ही होता है बना हुआ, उसको मैलेट कहते हैं। तो मैलेट मारेंगे तो वो मेस्ट्रॉइड बोन टूट जाती है, ठीक है। तो दिस इज योर मेस्ट्रॉइड गूज। अच्छा, ये आपका बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड, ये आपका आता होता है, इस वजह से मैंने इसको बीच में रखा है कि बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड है। उसके पार्ट्स पूछ लेते हैं, एम्पलीफायर है, माइक्रोफोन है, रिसीवर है। वो आपसे कहते हैं कि हेयरिंग एड की और टाइप्स बता दे, तो इन द ईयर है, इन द कैनाल टाइप हेयरिंग एड होते हैं, उसके अलावा मजीद भी होते हैं, आपने वो याद रखने, तो ये आता है आपका, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 आपकी चीजें, दीज आर एशीज एंड वेल्शियम फॉर्सेप्स, दोनों आपके नेजल फ्रैक्चर्स को सीधा करने के लिए, बोन्स को अपनी जगह दोबारा अलाइन करने में इस्तेमाल होते हैं। दोनों बहुत ज्यादा मिलती जुलती शक्ल के, जरा जरा सा डिफरेंस है, याद रखना है। मैं आपको इसीलिए 7 तक तस्वीर दिखाई है। जो आगे से पीछे से सब कुछ सेम है, जिसके आगे से ये डंडियां ज्यादा लंबी होती है ना वो एशीज है, जिसकी डंडियां आगे से थोड़ी छोटी और चपटी होती हैं, यानी थोड़ी प्लेन होती है, वो वेल्शियम है। प्लेन को भी ज्यादा नहीं याद रखना, बस लेंथ को याद रखें कि जिसकी आगे से डंडियां लंबी हैं वो एशीज फॉर्सेप है। एशीज फॉर्सेप बेसिकली ना आपकी दोनों सेप्टम को, मतलब इसके सेप्टम की दोनों तरफ, दोनों नॉस्ट्रल्स में आप लेके जाते हैं इस तरह से, और उससे आप सेप्टम को स्टेबलाइज करते हैं। एशीज उसलिए होती है, इसलिए इसकी दोनों डंडियां लंबी होती है। जबकि वेल्शियम आप सेप्टम वाली जगह पर स्टेबलाइज ज्यादा नहीं करते, उससे आप साइड की चीजें ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं। तो बस इतना याद रख लें कि जो ऐश है वो लंबा है, और जो वेल्शियम है जिसका नाम लंबा है वो एक्चुअली में छोटा है, और जिसका नाम छोटा है वो असल में लंबा है। बस इतना याद रख लें, ठीक है।
अब ये आ गया आपका लक्स फॉर्सेप, ये आपका बहुत ज्यादा आने वाला इंस्ट्रूमेंट है। लक्स फॉर्सेप और टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप बहुत आते हैं और इंतहाई कंफ्यूजिंग होते हैं। जो सबसे आसान तरीका इन दोनों का आइडेंटिफाई करने का है ना, एक बात याद रखना कि जो आपका लक्स होता है ना, उसकी दोनों में यही है। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, टॉन्सिल होल्डिंग, ये लक्स फॉर्सेप है। लक्स फॉर्सेप में सिर्फ और सिर्फ ये आगे वाली जगह जो है ये आपकी हिलती है, ऐसे खुल जाती है, ठीक है। मतलब इसकी सिर्फ इतनी सी जगह जो है ना ये मूवेबल होगी, ये खुलेगी, और ये होल्ड करने के लिए होता है। आप कैल्डवेल लक सर्जरी जो करते हैं ना, उससे इसका नाम आया। कैल्डवेल लक में आप जाते हैं कैनाइन फॉसा से मैक्सिलरी साइनस में, उसमें अगर आपने किसी म्यूकस मेम्ब्रेन को होल्ड करना है, या फिर आप ऐसे मार कर रहे हैं, सब म्यूकस रिजेक्शन करें, आपने पेरिकॉन्ड्रियम को होल्ड करना है, पेरियोस्टियम को होल्ड करना है, या किसी भी सर्जरी में आपने म्यूकस मेम्ब्रेन किसी पोर्शन को होल्ड करना होता है, तो आप लक्स फॉर्सेप इस्तेमाल करते हैं। तो लक्स फॉर्सेप जो है ना, उसका ये दरमियान में ये जो डंडा होगा, मतलब एक कैंची वाली जगह तो यहाँ पर है ना इसकी, मतलब जो इसका वो कहने के वो वाली जगह जो हिंज है इसकी, वो इस जगह पे, इसकी कैंची वाली जो बाकी जगह है ना, वो उस तरह बहुत ज्यादा नहीं हिलती, इसका सिर्फ आगे से पोर्शन हिलता है और इसके सुराख थोड़े छोटे होते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ टॉन्सिल होल्डिंग। ये आप देखिए टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप, इसके एक तो सुराख थोड़े से आगे से बड़े होते हैं और दूसरे इसके पीछे वाली सारी जगह खुलती है कि ये पूरा का पूरा टॉन्सिल ग्रैब करने के लिए होता है। तो ये आपने याद रखना, ये बहुत 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 ज्यादा आते हैं दोनों, ठीक है। टॉन्सिल होल्डिंग भी बहुत ज्यादा आते हैं और लक्स फॉर्सेप भी बहुत ज्यादा आते हैं। दोनों को आप ध्यान से दोबारा देख लो, इनमें डिफरेंस याद रखेंगे। फिर ये उन्हीं जैसी मिलती जुलती एक शक्ल की चीज है, दिस इज योर टिलीज ड्रेसिंग फॉर्सेप, ये भी बहुत ज्यादा आता है। इस वजह से मैंने आपको उसके साथ ही ये तस्वीर दिखाई है। आपका लक्स और वो जो थे वो आगे से दोनों गोल सुराख वाले थे। इसका सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक तो ये जब यहाँ पर आएगा तो बिल्कुल पूरा का पूरा मुड़ जाएगा। वो थोड़े कर्व थे, वो इतने ज्यादा कर्व में नहीं थे, लेकिन कर्व को भी अगर आप छोड़ दे तो इसकी कैंची वाली जगह यानी हिंज पीछे और इसके ब्लेड्स बहुत लंबे होते हैं। उसके ब्लेड, उसकी कैंची वाली जगह ऑलमोस्ट हिंज इस जगह आती है और मजीद उसका ब्लेड इतने लंबे नहीं होते दोनों के। और मजीद ये कि इन दोनों के इसके आगे सुराख नहीं होता, उसके आगे सुराख होता है। ये टिलीज ड्रेसिंग फॉर्सेप है, ये ड्रेसिंग और आपकी गॉज पीस और इस किस्म की चीजें पकड़ने में इस्तेमाल होता है। ये भी जहन में रखना है आपने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज योर ट्रोकार एंड कैनुला, ये भी आगे से पॉइंटेड है और पीछे से सीधा है। जो मेरिंगोटोन था वो कितना ज्यादा कर्व था और आगे से पॉइंटेड था, ये मोटा सा पीछे से है, आगे से सीधा और पॉइंटेड है। तो ये आपका ट्रोकार एंड कैनुला बेसिकली होता है आपकी ज्यादातर एंट्रोस्टमी में, जब आपने इन्फीरियर मिएटस को पंक्चर करके मैक्सिलरी साइनस में जाना होता है तो इन्फीरियर मिएटस में सुराख हम इससे करते हैं। दिस इज ट्रोकार एंड कैनुला। ये आपका है फ्रीयर्स एलिवेटर, ये बहुत ज्यादा आता है, बहुत प्यारा सा पतला सा, जिसके दोनों तरफ ऐसे करके मतलब बना हुआ हो जैसे किसी चीज को एलिवेट करना होता है। ये आपके फ्लैप्स एसएमआर में ना एलिवेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत खूबसूरत सा बना होता है, पतला से, इस जैसा और कोई भी नहीं है। तो ये आपको आराम से समझ आ जाता है, फ्रीयर्स एलिवेटर। दिस इज योर सक्शन टिप, बेहद ज्यादा इस्तेमाल होती है और बेहद ज्यादा आती भी है, आपको पक्का पक्का इसका पता होना चाहिए। सिंपल सी भी चीज़ है, इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं। आगे इसके सुराख होता है ना, क्योंकि ये सक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। जब भी आपने सक्शन करनी होती है, क्योंकि आपकी जो नोज ईयर थ्रोट सारे सर्जरीज होती हैं, ये माइनर सर्जरी से मुराद है मेरी, ये छोटी चीज़ों की सर्जरीज होती है, माइन्यूट चीज़ों की, माइनर नहीं होती सर्जरीज, तो मेजर ही होती हैं। तो इस वजह से इसकी सक्शन टिप भी उतनी बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है। इसके आगे सुराख होते हैं, पीछे आप इसके पूरा वो अटैच करते हैं सिस्टम सक्शन का, तो वो ये सक कर लेती है। ये आपको आनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनदर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉयल डेविस माउथ गैग। जिस तरह आपका वो लक्स और टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप बहुत ज़्यादा आते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। बॉयल डेविस माउथ गैग आपका टॉन्सिल में इस्तेमाल होता है, मुंह खोलने के लिए होता है, टंग आराम से इससे हम मैनिपुलेट साथ कर लेते हैं और मुंह इससे खुला रहता है। और इसके साथ आपके टंग डिप्रेसर्स हैं वेरियस साइजेस के, ये वाली आप पिक्चर देखेंगे तो बॉयल डेविस माउथ गैग ये पड़ा हुआ है और ये साथ आपके सारे टंग डिप्रेसर्स हैं। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का याद रखना है। अच्छा जी, बॉयल डेविस माउथ गैग के बाद ये आपकी अगली चीज होती है ड्रेफिन्स बाइपॉड। ड्रेफिन्स बाइपॉड और बॉयल डेविस माउथ गैग ना एक साथ हम फिक्स करते हैं टॉन्सिल की सर्जरी के लिए। टॉन्सिल क्योंकि है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टॉन्सिलेक्टमी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉयल डेविस माउथ गैग इस तरह से फिक्स होता है, ठीक है। ये मतलब ये इस तरह पड़े हुए ना, ऐसे ये फिक्स होता है, साइड पे ये पूरा एक स्टैंड होता है, इसके अंदर ये फिक्स होते हैं और बॉयल डेविस माउथ गैग इसके साथ इस तरह इंसर्ट करते हैं। और ये वाला जो मतलब बीच में ये जो आपको नजर है ना, ये आपका माउथ गैग है, इससे माउथ खोलते हैं। तो इस तरह पूरा का पूरा टॉन्सिल का इतना बड़ा सा सिलसिला हमें करना पड़ता है, याद रखना, ये सारी चीजें आने वाली हैं। दिस इज योर नेजल स्नेयर। स्नेयर्स वो होते हैं जो कि आपका ना कोई भी पॉलिप टाइप चीज होती है, इसको हम जब स्नेयर को उस पॉलिप के गिर्द लेके जाएंगे, उसके बाद उसको हम टाइट कर देंगे तो पॉलिप अपनी स्टेम से पकड़ा जाएगा और उसके बाद हम उसको निकाल देते हैं। तो ये पॉलिपेक्टमी में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब ये नेजल स्नेयर है आपका, ठीक है, ये नेजल जो आपकी चीजें होंगी, मैस होगी, उसमें इस्तेमाल होगा। ये आपका टॉन्सिलर स्नेयर है। टॉन्सिल की जो मैसेज होती हैं, ये टॉन्सिल की मैस क्या होती है, टॉन्सिल होते हैं। अब टॉन्सिलेक्टमी में जब एंड पोर्शन में हमने टॉन्सिल को निकालना होता है तो हम स्नेयर उसके इर्द गिर्द जाके लगाते हैं, उसके बाद हम उसको क्लेंच कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। नेजल और टॉन्सिलर स्नेयर में डिफरेंस का यही एक तरीके। पहली बात तो ये कि जो नेजल स्नेयर है ना, उसके तीनों सुराख जरा ज्यादा करीब करीब होते हैं,
लंबा हो सकता है ये, लेकिन ज्यादातर ये आपके पास इसी हालत में आता है जिसमें इसके सुराख करीब होते हैं। मतलब इसमें पिछली वाली जो डंडी है इतनी लंबी नहीं होती, ज्यादातर नेजल स्नेयर इसी तरह पड़ा होता है। लेकिन ये इतना ऑथेंटिक वे नहीं है। जो ज्यादा बेहतर तरीका है वो ये कि जो नेजल स्नेयर है ना उसके सुराख हमेशा ऐसे कंप्लीटली राउंड रिंग्स होंगे और थिक नहीं होंगे, ठीक है। कभी भी नेजल स्नेयर के रिंग्स थिक नहीं होते। जबकि आप टॉन्सिलर स्नेयर को आप देखें तो इसका रिंग और तरह का बना हुआ है, इसके रिंग के इर्द गिर्द थिकनिंग ज्यादा है, ठीक है। तो आपका हर टॉन्सिलर स्नेयर ऐसा ही होगा। मैं आपको मजीद कोई पिक्चर है वो भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये वाली तस्वीर देखें, इसमें भी जो रिंग्स हैं वो इस जगह से थिकंड है, ठीक है, सेंटर से। ये टॉन्सिलर स्नेयर है। अच्छा, फिर आप ये वाली तस्वीर देख लें, इसमें भी आपके ये वाले जो रिंग्स हैं इस जगह से थिक है। तो हमेशा आपका स्नेयर तो आगे होता है लेकिन जो रिंग्स है ना उनको आपने देखना होता है। ये आपका मेन डिफरेंस मुझे तो यही समझ आता है, और यहाँ से एक अच्छा डिफरेंस करने का तरीका है नेजल टॉन्सिलर स्नेयर में। ये आपका जी टिलीज हार्पून इसको कहते होते हैं हम। टिलीज हार्पून आगे से बेसिकली ये पॉइंटेड बिल्कुल उसी तरह तीर की तरह होता है जैसे आपका मेरिंगोटोम था। इसका मकसद ये होता है, ये आपका पहले पहले इंट्रानेजल एंट्रोस्टमी जब हम करते थे ना तो ये इस्तेमाल होता था, लेकिन अब क्योंकि वो प्रोसीजर ही हम इतना नहीं करते तो ये भी इतना इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन कभी कभार आ सकते हैं, टिलीज इसका नाम है ना इसलिए, तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज योर मशहूर ज़माना थर्डिकम जिसको कहते हैं। कभी कभार कुछ लोग थर्डिकुलम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली थर्डिकम। तो थर्डिकम आपका एंटीरियर राइनोस्कोप भी होता है। नेजल स्पेकुलम सॉरी एंटीरियर राइनोस्कोपी इससे करते हैं, और नेजल स्पेकुलम इसको कहते हैं। इसको मैंने आपको पहले जिस तरह बताया था होल्ड करने के, मैंने आपको एग्जामिनेशन के दरमियान में ये बताया था कि आप इसको दरमियान वाले फिंगर में यानी इस फिंगर में होल्ड करें, और साइड्स वाली दोनों से आप इसको दबा सकते हैं। उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जामिनर्स ना उस तरह माइंड करते हैं, मतलब उनको वो तरीका अच्छा नहीं लगता। सब ज़्यादा आसान तरीका मेरे ख्याल में यही होता है, और कुछ एग्जामिनर्स कुछ नहीं कहते अगर आप ऐसे कर लें जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन ज़्यादातर एग्जामिनर्स, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है कि आप इसको इंडेक्स फिंगर में अपने उंगली के अंदर डालें, और फिर दोनों उंगलियां, मतलब आप इसको इंडेक्स फिंगर से इस तरह अंदर डालेंगे, और आप अपनी ये वाली और ये वाली जो आपकी सेंटर एंड थर्ड फिंगर है वो राइट और लेफ्ट पे ला के ना उससे इसको मैनिपुलेट करें। तो मतलब अब मैं आपको इसको दिखा देती हूँ तस्वीर जिस तरह इसको हमने डालना है। आप ये पिक्चर देखें, इंडेक्स फिंगर बीच में डाली हुई है, ठीक है, दिस इज द इंडेक्स फिंगर जो बीच में, और सेंट्रल और साइड फिंगर से उसने उसको दबाया हुआ है। तो इस तरह होल्ड करने को ना स्टैंड